बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला चैप्टर है, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर की लगभग अंतिम हेडिंग है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? एक सवाल मैं आपसे करूं कि वाष्पीकरण क्या है, तो क्या आप उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे कि वाष्पीकरण क्या है। पहले परिभाषा इसकी मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर इसकी समझाऊंगा आपको। जब कोई द्रव पदार्थ क्वथनांक पर पहुंचने के पहले ही अपनी अवस्था को बदलने लगता है, अर्थात द्रव पदार्थ वाष्प में बदल जाता है। बच्चों, वाष्पीकरण की परिभाषा हमने क्या लिखा कि जब कोई द्रव पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ है, क्वथनांक पर पहुंचने के पहले ही अपनी अवस्था को बदलने लगता है, अर्थात द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। बच्चों, इसमें एक शब्द आया क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक का मतलब हुआ कि जब कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदले किंतु अपने एक निश्चित तापमान पर, जैसे जल है, जल जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक उसको गर्म करेंगे तभी जल जो है वह वाष्प में बदलेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप रहेगा तो जल वाष्प में नहीं बदलेगा। तो जल क्या हुआ, जो 100 क्या हुआ, वो उसका क्वथनांक हुआ। माने वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलने लगता है, उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं, तथा ऐसी क्रिया को हम क्वथन क्रिया कहते हैं। तो क्वथनांक का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ और जो है वाष्प में बदलने लगता है, उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति न आए, प्रत्येक ताप पर, हर ताप पर, माने ज़्यादातर जो है सामान्य ताप के पर ही जो है यह जो है जल जो है वो वाष्प में बदलने लगे, तो ऐसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। दोनों क्रियाओं में, क्वथन में भी द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है और वाष्पन में भी द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है। क्वथन में एक निश्चित तापमान पर क्रिया संपन्न होती है और वाष्पन में इसका तापमान कोई निश्चित नहीं होता। इस तरह से बेटा इससे वाष्पीकरण हो गया कि जब कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक पर पहुंचने के पहले ही वह अपनी अवस्था को बदलने लगता है, अर्थात द्रव पदार्थ वाष्प में बदलने लगता है, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब बेटा, वाष्पीकरण को क्रिया होने में क्या क्या जो है कारक चाहिए, माने क्रिया कैसे अधिक संपन्न होगी या कम संपन्न होगी, इसको हम कारक कहते हैं। तो अगले हेडिंग हमने लिखा वाष्पीकरण के कारक। वाष्पीकरण के कारक, किन किन कारकों की वजह से वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है, उन कारकों का हम वर्णन आपके बीच करने जा रहे हैं। जिसका पहला कारक है द्रव
की सतह का अधिक होना, द्रव की सतह का अधिक होना। बच्चों, जब द्रव या जल है एक गड्ढे में भरा है तो वहाँ वाष्पन कम होगा। अब द्रव लंबे तालाब में भरा है, काफ़ी दायरे में भरा है, तो वहाँ वाष्पन अधिक होगा। तो कहने का मतलब द्रव की सतह जिसका आयत माने जितनी अधिक उसकी लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही उसमें अधिक वाष्पन क्रिया होगी। कहने का मतलब यह द्रव की सतह अधिक है तो वहाँ पर वाष्पन अधिक होगा, और द्रव की सतह अगर कम है तो वाष्पन क्रिया वहाँ कम होगी। इस तरह से बच्चों उसका पहला कारक है द्रव की सतह का अधिक होना। द्रव की सतह जब अधिक होगी वहाँ वाष्पन क्रिया अधिक होगी, और द्रव की सतह कम होगी वाष्पन क्रिया वहाँ कम होगी। दूसरा कारक है बच्चों तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया अधिक संपन्न होगी। जब तापमान कम होगा तो वाष्पन की क्रिया वहाँ कम होगी, क्योंकि अधिक तापमान पर जल की ऊपरी सतह गर्म होकर के वाष्प बन करके उड़ने लगती है, और कम तापमान हो तो क्रिया तो होती है लेकिन कम तापमान पर वह वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। तो दूसरा कारक है बच्चों तापमान में वृद्धि। तापमान को हम जब बढ़ाएंगे तो वाष्पन क्रिया में वृद्धि होगी, तापमान को हम कम करेंगे तो वाष्पन क्रिया में कमी आएगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों आर्द्रता। आर्द्रता में कमी। अब एक शब्द आया यहाँ आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता का मतलब यह है कि वायुमंडल में जो जल की बूंदें हैं, वाष्प की बूंदें हैं, उन्हीं को हम आर्द्रता कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है ये कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जल की बूंदों को हम आर्द्रता कहते हैं। जब ये वायुमंडल में जल की बूंदें कम होंगी तो वाष्पीकरण कहाँ होगा? तो अगर आर्द्रता में कमी आ जाएगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। तो कहने का मतलब कि जब वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण तेजी से होगा, और आर्द्रता में जब अधिक होगी तो वाष्पीकरण वहाँ कम होगा। इसका चौथा कारण है बच्चों वायु की गति का अधिक होना। वायु की गति का अधिक होना। देखिए तेज हवा चलेगी, कपड़े आप डाल देते हैं सूखने के लिए, हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा धीमी चलती है तो कपड़े देरी में सूखते हैं। तो कहने का मतलब यदि वायु की गति जितनी अधिक तेज होगी वाष्पीकरण क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होगी। वायु की गति जितनी धीमी होगी वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही धीमी होगी। ये चार प्रमुख कारक हैं बेटा जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग है वाष्पीकरण के कारण। अगली हेडिंग है बेटा वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। बच्चों एक प्रयोग आपके सामने, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं हम। ठंडी में आप किसी के साइकिल के पीछे बैठे हैं, नंगे पांव बैठे, आपके पैर में जूता चप्पल नहीं है, वो आप चले जा रहे हैं। ठंडी में जब साइकिल से कूदते हैं तो आपके पैर में चोट लगेगी कि गर्मी में जब कूदेंगे तब आपके पैर में चोट लगेगी?
उत्तर आपका होना चाहिए कि जब आप ठंडी में कूदते हैं तो आपके पैर में चोट महसूस होती है, यही कार्य आप गर्मी में करते हैं तो चोट महसूस नहीं होती। क्या कारण है इसका? कारण है कि ठंडी में आपके शरीर से ऊर्जा निकल कर के बाहर जाती है और गर्मी में आपके शरीर वायुमंडल से ऊर्जा निकल के आपके शरीर के अंदर आती है। इस प्रकार से बच्चों, वो वाष्पीकरण के कारण शीतलता माने जब किसी जीव के शरीर से ऊर्जा निकलेगी तो वह ठंडी का महसूस करेगा और जब ऊर्जा आएगी तो वह गर्मी महसूस करेगा। तो चूंकि आपके शरीर से वाष्पीकरण हो रहा है, आपके शरीर से जल निकल करके बाहर जा रहा है, तो आपके शरीर से ऊर्जा निकल करके बाहर जा रही है, आपका शरीर शीतल होगा, आपको ठंडी महसूस होगी। बच्चों, आज आपका यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब कल दूसरा चैप्टर है, उसको मैं आपको कल बताऊंगा। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।